जैसा कि आज हम अपना सेकेंड यूनिट का अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकार, हालांकि आप थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी क्योंकि अभी शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया है अनुच्छेद 21A के तहत, और ये मूल कर्तव्यों में भी इसको शामिल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे आज 70 सालों के बाद हमें शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मिल रहा है। तो हमें इनके होने नहीं होने या आज इनकी वर्तमान में क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, किस रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं, इन सब पर चर्चा करना ज़रूरी है। क्योंकि एज ए पॉलिटिकल साइंस और एज वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट, सो इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू नो हाउ मैनी राइट्स आर गिवन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन कौन से अधिकार हैं जो हमें सरकार दे रही है। क्या वो वास्तव में हमें चाहिए थे या सरकार ने हमारे ऊपर थोप तो नहीं दिए हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं कर दिए हैं, या हमें जिन अधिकारों की आवश्यकता थी वो न देकर ये दूसरे प्रकार के अधिकार हमें थमा दिए। ऐसा कुछ हमें तभी पता लगेगा जब हम मूल अधिकारों की जानकारी पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे। अधिकार आप सबको पता होते हैं, आप जॉइंट फैमिली में हैं या एक न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो भी आपको अपने राइट्स का पता होता है। लेकिन कौन से राइट संवैधानिक राइट्स हैं और कौन से राइट लीगल राइट्स हैं, कौन से राइट हमारे लिए कंपलसरी हैं, कौन से राइट बाय बर्थ आपको उपलब्ध होते हैं, कौन से आप बाद में एक्वायर करते हैं, ये सारे कुछ तरह के कन्फ्यूजन्स रहते हैं जिनकी वजह से हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि राइट वास्तव में हमको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, हम किस राइट के कैपेबल हैं या किस राइट के कैपेबल नहीं हैं, या अगर हमें अधिकार नहीं मिलेंगे तो हम किस प्रकार से उन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी धारणाएं हमारे मन में थोड़ा सा सस्पेंस पैदा कर देती हैं। तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि मूल अधिकारों का जो कंसेप्ट है वो भारतीय संविधान में क्यों रखा गया था, या क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से हमें केंद्र सरकार के द्वारा राइट्स उपलब्ध करवाए गए। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम देखें तो हमारे बैकग्राउंड की शुरुआत होती है जो स्थिति पहले धार्मिक ग्रंथों में वर्णित थी उसके आधार पर हमें कुछ राइट्स मिले हुए थे और कुछ हमारी ड्यूटीज़ थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुए और व्यक्ति की धार्मिक आस्थाओं में या ग्रंथों में थोड़ी सी रुचि कम हो गई, तो ऐसे समय के बाद व्यक्ति तानाशाह या सर्वेसर्वा बनने की पोजीशन में आया। तो वहाँ पर नागरिकों के अधिकारों या प्रजा के अधिकारों को थोड़ा सा संतुलित करने का या नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इसके फलस्वरूप बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, और उन क्रांतियों में जो सबसे पहली क्रांति हम देखते हैं या सबसे पहला जो हमारा विषय है बैकग्राउंड के अगर आधार पर हम देखें तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे क्रांति क्यों हो रही है, मैंने भी आपको कारण स्पष्ट किया। तो उनमें जो सबसे फेमस क्रांति हुई 1789 में, कहाँ हो रही है, फ्रांस में हो रही है। तो उस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आए या जो प्रमुख रूप से जो विचार निकल के आया वो था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ब्रदरहुडशिप, ये इस क्रांति के जो हम कह सकते हैं कि इस क्रांति के मूल स्लोगन थे या नारा था। उन्होंने इस आधार पर इस क्रांति को स्थापित करने का प्रयास किया कि ये तीन बातें जो हैं वे तीन बातें सर्वाधिक आवश्यक हैं किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए और किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए। अगर ये तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं वाकई में या उचित प्रकार से, तो शायद किसी और अधिकार की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि ये तीन शब्द दिखने में तो बहुत छोटे हैं लेकिन इनका अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है। स्वतंत्रता कहती है, इसका मतलब जो भी जैसी भी स्वतंत्रताएं हैं वो सारी इसमें इंक्लूड हो रही हैं। समानता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भी लैंगिक आधार पर समानता है, सारी समानता इसमें शामिल है। और भाईचारा, अगर इन दोनों में से कोई विवाद उत्पन्न हो रहे हैं या कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है तो वहाँ पर आप इस स्थिति या इस गुण के द्वारा अपने उन विवादों का या उन मुद्दों का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तो शायद किसी और अधिकार की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। तो फ्रांस की क्रांति का नारा यही था, और इसने आगे व्यक्ति को या प्रजा को या नागरिकों को, इस नारे ने क्या दिया, अधिकारों के प्रति जागरूक किया। प्रजा कह रहा हूँ राजतंत्र के हिसाब से, ठीक है, और नागरिक कह रहा हूँ लोकतंत्र के हिसाब से। ठीक है,
प्रजा और नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति क्या कर दिया? जागरूक कर दिया। अवेयर हुए कि हमें क्या प्राप्त करने हैं? अपने अधिकार प्राप्त करने, और इन अधिकारों के लिए प्रयास किए गए, और इन अधिकारों को लेकर वो क्रांति जो शुरू हुई थी, तो फ्रांस में सबसे पहले अधिकार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ऐसी दूसरी क्रांति कहाँ हुई? अमेरिका में। ठीक है, स्थान अमेरिका। वहाँ पर अंग्रेजी जो साम्राज्यवाद था उसके विरोध में हुई थी ये, अंग्रेजी या ब्रिटिश साम्राज्यवाद। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रभाव में क्रांति शुरू हुई। वहाँ पर उनके साथ रंग भेद किया जाता था। वहाँ पर कारण कुछ और है, रंग भेद, दास था जिसको गुलामी कहते हैं, और आर्थिक हितों को लेकर। आर्थिक हितों को लेकर क्रांति की गई। मैंने पहले ही बताया, जहाँ प्रशासन, पहले हमने बात की, जहाँ भी प्रशासन प्रजा के हितों को दबाएगा तो वो लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाएगा। एक न एक दिन अवश्य उस राज्य में या उस लोकतंत्र में या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में क्रांति होगी, और कंपलसरी है। तो ये कारण थे इतने, और इन कारणों के आधार पर जब क्रांति हो चुकी थी, अमेरिका स्वतंत्र हुआ, तो 1791 में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान में स्थान दिया गया। मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान में स्थान दिया गया। ठीक है, और अब यहीं से क्या फर्क पड़ेगा कि जैसे जैसे आगे राष्ट्र स्वतंत्र होते जा रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं पहले, इसलिए इन राष्ट्रों में क्या होने लगा, उन अधिकारों के लिए वो लोग क्या होने लगे, जागरूक होने लगे। और कहने का मतलब क्या रहा कि इन सभी राष्ट्रों ने, जो जो राज्य वहाँ थे, उन राष्ट्रों ने भी अपने नागरिकों को क्या देने शुरू कर दिए, मूल अधिकार। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एक दिन में कोई भी अधिकार नहीं मिलता है, एक दिन में कोई भी क्रांति सफल नहीं होती है। ठीक है, तो उसको सींचा कहाँ से गया, शुरुआत कहाँ से की गई, क्या बलिदान किए गए, क्या समर्पण किया गया, इन बातों की हमें जानकारी होनी चाहिए। आराम से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती, पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, और संघर्ष करने के बाद जो चीज़ आप प्राप्त करते हैं वो एक तो स्थायी होती है, और आप में एक गर्व की अनुभूति उसके साथ जुड़ी होती है। आप जितने छोटे डिसीजन लेंगे, जितने सही समय पर लेंगे, तो आपको उतना ही रिस्क उठाने का मौका भी मिलेगा, उसको करेक्ट करने के चांसेस भी मिलेंगे, और उस सफलता, छोटी सफलता को
बड़ी सफलता में बदलने का मौका भी आपको मिलेगा। टाइम से कीजिए, समय पर शुरुआत कीजिए, चाहे छोटी हो, और हौसला रखिए, और जो भी सबक मिल रहे हैं आपको सफलता या असफलता से, उनको भी सीखते चलिए, इम्प्रूवमेंट करते चलिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, श्योर सक्सेस। तो हम बात करें यहाँ, अब ये कहाँ हो रही है, यूरोप की बात हो रही है। तो यूरोप में सबसे ज़्यादा लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाएं हैं, यूरोप में अधिकारों को लेकर बहुत ज़्यादा उदारता है। यूरोप महाद्वीप जो है वो अग्रगामी है इन अधिकारों और सुधारों को लेकर। इसी को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। 10 दिसंबर 1948, पहले तो ये तारीख ध्यान कर लें, मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस, ठीक है, किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, यानी अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भी किसके योगदान को माना, इन अधिकारों के योगदान को डिक्लेयर करने का काम किया, ठीक है। तो यहाँ से अब जब ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने घोषणा कर दी है, तो आप समझ सकते हैं कि और राष्ट्रों के द्वारा भी ऐसा किया जाएगा। इसको और अगर इजी करें तो यहाँ पर रख लें आप ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, ठीक है। तो एक बार हम देख लें, शुरुआत कहाँ से हो रही है, फ्रांस की क्रांति से। किसको मिल रहे हैं, नागरिकों को, और राजतंत्र में किसको मिल रहे हैं, प्रजा को। क्या दिए जा रहे हैं, अधिकारों के प्रति लोगों को क्या किया गया, जागरूक। तो अब महान राष्ट्र अमेरिका, तो उसमें शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1776 में। और कारण बताई दिए मैंने, क्या क्या थे, रंगभेद, दासता, आर्थिक हितों को लेकर जो टकराव हो रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य में के साथ, या वहाँ स्थानीय जो व्यक्ति थे और जहाँ ब्रिटिश सरकार के जो प्रतिनिधि थे, मतलब कैदियों को रखते थे वहाँ और उनसे काम लिया जाता था, तो वहाँ विद्रोह खड़े हो गए, ठीक है। तो अंग्रेजी साम्राज्य के प्रभाव में, और फिर क्या किया गया, मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान में, विश्व का सबसे छोटा संविधान है, ठीक है, स्थान दिया गया। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ के द्वारा 1948 में मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया जाता है 10 दिसंबर को। और इस यूएनओ ने क्या किया, डिक्लेरेशन किया किसका, मानव अधिकारों का। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राष्ट्रों को पता लगा कि वाकई में मानव अधिकार कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वहाँ पर भी वही है, जो अभी हम भारत के मूल अधिकारों की जब चर्चा करेंगे कौन कौन से हैं, तो वो ज़्यादातर वहीं से हैं या उनमें दोनों में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं, ठीक है। तो ये आपकी बात हुई, ये इसका बैकग्राउंड हुआ। और अब भारत की अगर बात करते हैं, भारत में बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो भारत में अगर मूल अधिकारों के प्रयास के लिए बात करते हैं, तो कई कांग्रेस अधिवेशनों में भी ऐसी बात की गई। कांग्रेस जो अधिवेशन होते थे उनमें भी अधिकारों को मूल अधिकारों को लेकर प्रस्ताव पास होते थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, फिर जब 13 दिसंबर 1946 को क्या प्रस्ताव पास हुआ था, मिस्टर प्रधानमंत्री ने
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए और उन उद्देश्य प्रस्तावों में भी अधिकारों की बात की गई थी। हालांकि तब इन्हें मूल अधिकार नहीं कह रहे थे वो, तब भी अधिकारों की क्या की गई, बात की गई, चर्चा की गई। अधिकारों की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये भारतीयों के द्वारा किए जा रहे प्रयास हैं, भारतीयों के द्वारा जो स्थापना की जा रही है, प्रस्तावों को पास किया जा रहा है, तो ये सिस्टम वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान करें आप। तो हम भारत की बात कर रहे हैं, भारतीयों ने क्या प्रयास किया या भारत की सरकार ने क्या प्रयास किया इन मूल अधिकारों को स्थापित करने के लिए। तो हमने बताया कि पहला प्रयास कब कर रहे हैं हम, 13 उससे पहले कांग्रेस के अधिवेशनों में बात होती थी, अधिवेशनों में प्रस्ताव पास होते थे। ठीक है, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जब पहली बार संविधान सभा की जो बैठक हुई, उस संविधान सभा की बैठक में नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पास किए गए और उद्देश्य प्रस्ताव में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, लैंगिक आधार पर समानता, सोशल इक्वलिटी की बात की गई थी नेहरू जी के द्वारा। क्योंकि हमको पता है कि इनके बाद ही हमने किस में रखा, इसको प्रस्तावना में रखा गया। तो आगे देखें, तो फिर जब भारतीय संविधान पास हुआ और जब अंत में भारतीय संविधान की स्थापना की गई, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, तो ऐसे समय में भी हमने प्रस्तावना में मूल अधिकारों को रखा। प्रस्तावना में किसको रखा हमने, मूल अधिकारों को। अब वहाँ पर मूल अधिकार शब्द का प्रयोग नहीं किया है, वहाँ पर अधिकार दिए गए, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इस तरह की बात की गई है। यानी प्रस्तावना में जब लिखा गया तो अब आगे उसके लिए प्रोसीजर बनाया जाएगा। जैसे समानता उपलब्ध करवाई गई, स्वतंत्रता उपलब्ध करवाई गई, न्याय शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये सब वहाँ पर तो शब्दों के रूप में, लेकिन बाद में इनको क्या किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट करने के लिए अनुच्छेद की स्थापना या अनुच्छेद लिखे गए बाद में। पहले तो कहा कि समानता दी जाएगी, यहाँ क्या बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता उपलब्ध करवाई जाएगी, न्याय प्रदान किया जाएगा। तो वो कैसे प्रदान किया जाएगा वो बाद में वर्णन किया गया। तो यहाँ से अब जब यहाँ पर आ गया, प्रस्तावना में दे दिया गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, भारतीयों को मूल अधिकार क्या हो गए, मिलने चालू हो गए या उनको उपलब्ध करवाए गए। ठीक है, तो ये भारतीयों के द्वारा किए गए प्रयास हैं। तो आप ध्यान रखें कि जैसे जैसे हमारे माइंड में सेटअप, मैंने आपको डेट वाइज बताने का प्रयास किया है, तो डेट वाइज जब हम बात कर रहे हैं और भारतीय प्रयास अलग से बता रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड मैकअप होगा और जो आवश्यकताएं आपके समझ में आ रही हैं या आपने जो थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है उसको जब आप इस तरह शब्दों में उतारेंगे तो आपके माइंड में इनको लेकर क्लियरिटी आती जाएगी, क्लियर होती जाएगी एक एक चीज़ कि हाँ भाई हमने क्या जोड़ा, किससे कहाँ लिया। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है, यहाँ पर हम लिख तो रहे हैं लेकिन आपके माइंड में पहले भी आ जाना चाहिए, क्योंकि सोर्सेज भी हमने लिखा था कि ये कहाँ से लिया है हमने, किस राष्ट्र से लिए हैं, अमेरिका से। किससे लिए हमने, अमेरिका से। तो ये बातें तो आपको पता भी होनी चाहिए पहले भी, और तथ्य बहुत सारे होते हैं हमको। अब हम उनको उतारते कैसे, इंप्लीमेंट किस तरीके से करते हैं, ये हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तथ्यों को शब्दों में पिरोकर जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आप एक्वायर कर पाएंगे। तो कोशिश करें लिखने की, मेरे से बेहतर लिखें और मुझसे बेहतर कंसेप्ट लेकर लिखें। ये कम नहीं है लेकिन ये लिमिट भी नहीं है, ठीक है, ये है, इसको और बेहतर बनाएं, और बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आदर्शवाद पढ़ेंगे तो वो यही सिस्टम है, बेहतर से और बेहतर, गुड है ये तो बेटर बनाइए, बेटर को बेस्ट बनाइए,
बेस्ट को फिर आप गुड समझ लीजिए, फिर उसको बेटर बनाइए, फिर उसको बेस्ट बनाइए, ठीक है। तो इस तरह के काम कर रहे हैं। अभी हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। तो इस बैकग्राउंड के बाद आगे चलेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये मूल अधिकार होने ही क्यों चाहिए थे। इसकी नेसेसिटी क्या थी, आवश्यकता क्या पड़ गई थी हमको। ठीक है, आवश्यकता क्यों है हमको मूल अधिकारों की, क्या जरूरत पड़ रही है। तो पहली बात तो ये कि ये ऐसी परिस्थितियों का निर्माण था, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना था जहाँ की व्यक्ति अपना, व्यक्ति से मतलब क्योंकि हमने कुछ अधिकार नागरिकों को भी दे रखे हैं, विदेशियों को भी दे रखे हैं, ठीक है। करना था जहाँ की व्यक्ति या नागरिक अपना नैतिक, बौद्धिक, और मानसिक विकास कर सके। ठीक है, पहली आवश्यकता। तो आपको समझना होगा कि हमें ये अधिकार इसलिए आवश्यक है कि अगर आपको कहा जाए कि पढ़ना है और गवर्नमेंट कहते नहीं पढ़ेंगे आप, या आपको कह दिया जाए कि आप आजीविका कमाना चाहते हैं, गवर्नमेंट कहते नहीं आप नहीं कमा सकते, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, या इस तरह से आपको बंदिशों का सामना करना पड़ेगा, तो वो चीज़ जो वो है वो आपके मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करती है आपको। अगर आप भी देख रहे हैं अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड के कारण कई ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि हमको बाउंडेशन लगाई गई है। अब वो बाउंडेशन 1 महीने तक ठीक थी, 2 महीने तक ठीक थी, फिर 3 महीने हो गए, फिर 4 महीने हो गए, तो आदमी घर में बैठे बैठे क्या हो गया, पजल्ड हो गया। लेकिन वो जो परिस्थितियाँ हैं वो उसकी जीवन रक्षा के लिए आवश्यक थी, इसलिए उनको लागू करना ज़रूरी था। तो अन्य तरीके निकाले गए, दूसरे तरीके निकाले गए। अब फिर उसके बाद धीरे 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 लॉकडाउन शुरू हुआ और आज व्यक्ति नॉर्मल लाइफ जीने की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन आज भी एकदम से इतनी लाइफ नॉर्मल नहीं हुई है, ठीक है। तो आगे चलें। दूसरी बात कह रहे हैं कि भारत में जैसे लोकतंत्र है, भारत में क्या है, लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में आप जानते हैं कि जीतने के चांस किसके ज़्यादा बनते हैं, जिसके पास क्या हो, बहुमत। जब आपके पास बहुमत होगा तो बहुमत का मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा है ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रभाव, जो संख्या बल में ज़्यादा है या जिनका संख्या बल क्या है, ज़्यादा है, अल्पसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। अल्पसंख्यक जो है एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये जातिवाद और ये जो अव्यवस्थाएं हैं या कुरीतियाँ हैं या जो ये भारतीय लोकतंत्र पर जो धब्बे के रूप में काम कर रहे हैं, उनका भी आधार क्या है, संख्या बल, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए भी सरकार के द्वारा अपने स्तर पर ही सभी नागरिकों को समान रूप से क्या दे दिए गए हैं, मूल अधिकार दे दिए गए हैं कि जो संख्या में कम है उन व्यक्तियों के अधिकारों पर भी किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आए, और जो संख्या में ज़्यादा हैं वे भी तानाशाही रूप में कन्वर्ट नहीं हो जाएं, यानी बहुमत को तानाशाही रूप में, तो इस बहुमत को क्या नहीं बनने देना चाहते, इस बहुमत को तानाशाही स्वरूप
बदलने से रोकने के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? मूल अधिकारों की, इसलिए इनकी जरूरत थी। ठीक है, तो ये दूसरा कारण हो गया जिसके आधार पर हमें क्या चाहिए? मूल अधिकार चाहिए। और ये सिंपल सी बात है, आप देखेंगे कि जहाँ जिस भारत में जिस गुट का ज़्यादा बहुमत होता है, अभी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी के बाद तक कांग्रेस का प्रभाव रहा, तो कांग्रेस के एंटी कोई पार्टी डेवलप नहीं हो पाई शुरुआत के कांग्रेसी वर्षों में केंद्र के स्तर पर। फिर जब केंद्र सरकार में विघटन हुए या विवाद उत्पन्न हुए, उनसे निकले हुए लोगों ने अलग पार्टियों का निर्माण किया, तो उस निर्माण के बाद ही उन लोगों में क्या आया? उन लोगों में अपने विचारों को लेकर जो विभाजन हुआ, उसके आधार पर उन्होंने कुछ साल के लिए पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना की केंद्र के स्तर पर। तो वो वहीं से आया, क्योंकि वो उनका मानना था कि जो ये गैप उत्पन्न हो जाता है, उस गैप को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए इस तरह का अधिकारों का निर्धारण केंद्र के लेवल पर किया जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है भारत में विविधता। चलिए तीसरे बिंदु के तौर पर देखते हैं। तीसरा व्यक्ति था व्यक्ति स्वतंत्रता और विकास। इन तीनों के बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए भी किसका प्रोसीजर किया गया? फंडामेंटल राइट्स का। देखो मेरी बात ये है कि अगर आपको खुद को पता होता है कि क्या मेरे राइट्स हैं और क्या मेरी ड्यूटीज़ हैं, तो आप क्या करेंगे? उन राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आपके अधिकारों से दूसरों के अधिकारों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि आपके अधिकार होने के साथ साथ उस व्यक्ति के भी अधिकार हैं, राज्य के भी अपने अपने अधिकार हैं, राज्य की अपनी ड्यूटीज़ भी हैं, ऐसे ही देश के भी अपने अधिकार हैं या दायित्व हैं, और हमारे भी उनके प्रति दायित्व है। तो इनके बीच में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या किया गया है कि पहले से ये तय कर दिया गया कि आप कितनी स्वतंत्रता देंगे, व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता मिलेगी, व्यक्ति के क्या क्या हित हैं, व्यक्ति को क्या क्या परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाई जाएँ, उनसे उसकी स्वतंत्रता पर या किसी वो उनका दुरुपयोग तो नहीं करेगा, किसी अन्य की स्वतंत्रता का हनन तो नहीं किया जाएगा, और उसके बाद नियंत्रण, विकास और नियंत्रण, यानी नियंत्रण कितना किया जाए जिससे कि ये जो नियंत्रण है ये किस मात्रा तक रहे। ठीक है, यानी कौन कौन से ऐसी फील्ड होंगी जहां पर नियंत्रण की आवश्यकता है और कहां पर नियंत्रण की आवश्यकताएं नहीं हैं। तो इन चारों पांचों चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए उस क्राइटेरिया को फिक्स करना ज़रूरी था कि किस तरह से उन्हें ये पता रहे जिसको अधिकार मिल रहे हैं उसे भी, और जो अधिकार दे रहा है उसको भी, कि किस सीमा तक अधिकार दिए जाएंगे और किस सीमा तक इन अधिकारों का पालन किया जाएगा पर्टिकुलर व्यक्ति या संस्था के द्वारा। तो ये बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं किस किस में? इन सभी कार्यों में। आप देखें इसमें कानून के द्वारा इनको क्या कर दिया गया? निश्चित कर दिया गया। कानून बनाकर इन तीनों में व्यक्ति, राष्ट्र और अधिकार या स्वतंत्रता, तीनों में संतुलन बनाने के लिए जिससे कि इनके आपसी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राज्य के दायित्व बहुत ज़्यादा हैं या कोई एंडलेस ड्यूटीज़ है उसकी। ठीक है, तो लेकिन प्राथमिकता किससे दी जाएगी जिससे कि ये बैलेंस बने? तो वो प्राथमिकता देने का काम ही या नाम ही क्या कर दिया हमने? फंडामेंटल राइट्स।
यानी पहले प्राथमिकता किसको दी जा रही है? इन फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, आगे चले, जिससे कि राष्ट्र और व्यक्ति के विकास में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं आए। ठीक है, तो ये हमारी आवश्यकताएं थी और इन आवश्यकताओं के लिए हमने क्या दिया, या ये इनका महत्व है, क्यों किसी को मूल अधिकार मिलने चाहिए। संख्याबल से अल्पसंख्यकों के हितों को बचाने के लिए, तीनों तरह के विकास करने के लिए, और उसके बावजूद इनमें संतुलन बनाकर क्या करेगा राष्ट्र? टकराव किसमें होगा? विकास करेगा। राष्ट्र और व्यक्ति का क्या होगा? बाधा दूर होगी। ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए कि टकराव किसमें होगा? राज्य कहेगा मैं। अभी आप देखते हैं कि अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कितने विवाद होते रहते हैं, कभी संवर्धित सूची के विषयों को लेकर, कभी राज्य सूची के विषयों को लेकर, कभी सुप्रीम कोर्ट को लेकर, कभी सेंट्रल एजेंसीज को लेकर, कभी जो सेंट्रल के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेकर। तो जब अभी भी यही परिस्थितियाँ हैं, तो सोचिए अगर अधिकारों को लेकर किसी तरह का विवाद होता तो राज्य एक तरफ, राष्ट्र एक तरफ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ, और वो व्यक्ति और सुप्रीम कोर्ट एक तरफ। तो इसी कारण इस बाधा को या इस रुकावट को या इस विवाद को रोकने के लिए पहले ही कुछ ऐसे राइट्स दे दिए गए कि हाँ, ये तो कंपलसरी चीज़ें राज्य के द्वारा नागरिकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी, इनमें किसी भी तरह की कोई कोताही या किसी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, हम अर्थ देखते हैं इसका। अब देखिए, अर्थ से मतलब यानी अभी हमने इसमें से थोड़ी सी जो बात की है बस उसको ही विस्तार का रूप देंगे। वे परिस्थितियां जो मानव जीवन के लिए मौलिक एवं आवश्यक होने के कारण, मौलिक एवं आवश्यक होने के कारण संविधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं। यह परिस्थितियां ही मूल अधिकार कहलाती हैं। राज्य द्वारा इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है सामान्य विधि या कानून से ऊपर होंगे।
कहने का मतलब ये हो गया कि वे आवश्यक चीज़ें जो सभी को एक तो सार्वभौमिक रूप से प्रदान की जा सकती हो, किसी वर्ग विशेष को नहीं, व्यक्ति विशेष को नहीं, जाति पंथ या किसी भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर डिवाइड नहीं किया जाएगा। यानी ये वे आवश्यकताएं होंगी जिनको पूरे भारत के नागरिकों को एक साथ उपलब्ध करवाए जाने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है और जो उनके विकास के लिए भी आवश्यक होंगे, यानी उनको चाहिए ही वो चीज़। उसके बिना उनका जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होगा या उनके जो विकास की जो सीमा है वो पूरी नहीं हो पाएगी, कोई ना कोई कमी उसके अंदर रह जाती है। जैसे अगर हम देखें, अब मेन तो ये है जैसे वही समानता, स्वतंत्रता, अब स्वतंत्रता में कई हैं, धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार आदि, शिक्षा, संस्कृति आदि। ठीक है, तो ये वे चीज़ें, स्वतंत्रता सबको चाहिए, आप समानता सबको चाहिए, आप जीवित हैं तो स्वतंत्र हैं और अगर परतंत्र हैं तो आप मृत व्यक्ति के समान हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्र व्यक्ति जीवन में एक बार मृत्यु को प्राप्त करता है और जो परतंत्र व्यक्ति हैं, डिपेंडेंट जो व्यक्ति हैं, वो बार बार क्या करता है, मरता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये बातें हैं, ये जो वही परिस्थितियों का निर्माण किया गया है जिनको आप मूल अधिकारों का नाम दे सकते हैं। और ये देखें आप इनकी विशेष बात, ये क्या है, मौलिक एवं आवश्यक है। दूसरी बात, संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, कहीं कोई कटौती नहीं है और ये राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा और ये उस सामान्य विधि से भी ऊपर होंगी। कहने का मतलब ये है कि आपको जो दिया गया है वो अपने आप में विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि राज्य भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात, वो जो सामान्य नियम बनेंगे, जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको ये दी गई हैं, या हमने अभी प्रस्तावना में देखा था, या समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात की थी, फ्रांस में एक लाइन जो नारा था वो दिया गया और उसके आधार पर कई विधियों का निर्माण किया गया। तो आपको अगर दिया गया है कोई अधिकार तो वो प्रस्तावना से डिपेंडेंट है, प्रस्तावना से उसका उद्भव है। अगर वह उस प्रस्तावना के अनुकूल विधि का निर्माण नहीं करते हैं तो उस विधि से भी ऊपर आपका हक है कि आप उस प्रस्तावना में दिए गए अधिकार के आधार पर उस अधिकार की मांग कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, जहां सामान्य विधि और संविधान में उपलब्ध अधिकार के बीच में किसी तरह का कोई विरोधाभास होगा या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाएगा तो वहाँ पर संविधान में लिखित अधिकार को या विधि को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी बजाय राज्य या किसी अन्य संस्था के द्वारा निर्मित कानून के। ठीक है, तो आगे चलें आप। अब इसका महत्व पता लग जाएगा आपको, इसका क्या महत्व रहा, वही छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात तो है व्यक्ति के विकास के लिए, जैसा हमने बात की, विकास किसके लिए होना चाहिए, ये विकास की परिस्थितियाँ विकास के लिए आवश्यक है या विकास में इनका योगदान है। ठीक है, विकास में योगदान होने के साथ साथ अनुलंघनीय हैं। अनुलंघनीय हैं तो आप समझ गए होंगे, इनका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यानी सामान्य परिस्थितियों में इनमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। वृद्धि की जा सकती है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कटौती नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। अगर आप फिर कहेंगे सर संपत्ति का अधिकार कैसे हटा दिया, आप तो ऐसे कह रहे हैं, लेकिन उस संपत्ति के अधिकार के कारण क्या हो रहा था, समाज में एक तरह का आर्थिक आधार पर डिवाइडेशन हो रहा था। आर्थिक आधार पर डिवाइडेशन होने के कारण और उसको मान्यता मिल रही थी संविधान के द्वारा। तो उस आर्थिक आधार पर किए जाने वाले, यानी जिन्होंने हटाया उन्होंने कहा कि ये एक तरह से पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है। ये अधिकार किसको बढ़ावा दे रहा है, पूंजीवाद को। और उस पूंजीवाद को बढ़ावा देने से रोकने के लिए
उन्होंने संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, हटा दिया गया। ठीक है, तो ये उसकी दूसरी बात हो गई, दूसरा महत्व है। तीसरा देखिए आप, वाद योग्य होते हैं। मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, यानी अगर आपके अधिकारों का हनन होने पर आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में सीधे ही जा सकते हैं। PIL लगा दें, चाहे आप खुद प्रस्तुत हो जाएं। ठीक है, अगर वाद योग्य होने का मतलब केस कर सकते हैं, आपके इन अधिकारों का हनन होने पर केस किया जा सकता है। और केस किया जा सकता है क्योंकि आप इनमें जो बात दी गई है संविधान के द्वारा, जो विशेष परिस्थिति का निर्माण किया गया है, आप उस परिस्थिति को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और प्राप्त करने के अधिकारी होने के कारण सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये निश्चित करेगा कि वाकई में उसके अधिकारों का हनन हुआ है या नहीं हुआ, तो वह आपको सीधे ही सुनेगा। और व्यवस्थाएं अलग, पहले आपको सुना जाएगा अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो। एग्जाम्पल देखते हैं आप, अगर आप पॉल्यूशन को लेकर जाइए, पानी, स्वच्छ पानी को लेकर जाइए, टावर्स को लेकर गए थे कुछ लोग, कैंसर होता है उससे, तो ऐसे शिक्षा को लेकर जाइए, तो आपकी मांग तुरंत सुनी जाएगी और आपके उन अधिकारों को वापस स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना, यानी अनुल्लंघनीय का मतलब ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते, अतिक्रमण नहीं कर सकते, विकास में योगदान देता है। इस तरह के कुछ महत्व हैं। आगे चलते हैं, देख लें एक बार इसको आप। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, क्योंकि संविधान ने दिया है हमको। किसने दिया, संविधान। ठीक है, चलें आगे। अब देखो कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं, उससे पहले हम विशेषताएं देख लें। हमारे इन मूल अधिकारों की जो विशेषताएं हैं वो ही हमें आगे तो पहली विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है कि ये सबसे विस्तृत है। विश्व में सबसे बड़ी संख्या में। मूल अधिकारों से संबंधित है। देखो इसमें से भी अवश्य प्रश्न आता है, इस यूनिट में से भी आपके। तो भाग 3 अनुच्छेद 13 से 35, अतः यह सर्वाधिक विस्तृत मूल अधिकार हैं। अब इसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि यहाँ इस कारण की वजह से क्या हो रहा है? हाँ बोलो। अरे यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ी देर बात कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, वहीं के लिए तो आया हूँ।
तो सबसे विस्तृत मूल अधिकार है। और ऐसा क्यों किया गया, देखो आप समझ कर करेंगे तो बढ़िया। भारत में इतनी विविधता है, और भारत में जो विविधता है उसके कारण क्या होता है, एक को अधिकार दे दिए दूसरे को नहीं दोगे, एक के धर्म को एक फील्ड में दे दिए दूसरे में नहीं दोगे, वही आदर्शवाद वाली बात आती है यहाँ पर। एक अधिकार मिल गया दूसरे की डिमांड करेंगे, दूसरे की बात आ गई तो तीसरे की, और करनी भी चाहिए। तो जो ये मूल अधिकार है ये भारत की विविधता में, और जो भारत की जो इतनी विशाल सांस्कृतिक प्रकार हैं उन प्रकारों में संतुलन स्थापित करने के लिए हर फील्ड में इससे संबंधित मूल बात जो है उस बात को अधिकार बनाकर संविधान के द्वारा उपलब्ध करवा दिया गया है। यानी कहीं भी हमने ये कोशिश की है कि कहीं भी भारत में विवाद या भारतीयों में विवाद उत्पन्न नहीं हो, किसी भी बात को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न नहीं हो। तो इस विविधता को शक्ति भी मानते हैं और इस विविधता का सम्मान करते हुए उसके फेवर में हमने क्या किया है, ये अधिकार दिए। तो ये पहली विशेषता तो क्या हो गई, सबसे बड़े हैं। लेकिन ये ध्यान रखें इसमें से 31 का नहीं था, इनका दोनों का मतलब तो पता है ना आपको। 31 अनुच्छेद का मतलब तो क्या हो गए, टोटल पूरे, इसलिए मैं इसको यहाँ लिखकर यहाँ लिख रहा हूँ। अनुच्छेद 31 रद्द कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलें। ये जो मूल अधिकार है ये क्या नहीं है, सीमित है, निरपेक्ष है, लेकिन निरंकुश नहीं है। सभी मूल अधिकार सीमित है। सीमित है का मतलब इन पर नियंत्रण भी है। ऐसा नहीं आपको स्पीच की स्वतंत्रता दे दी तो आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोल सकते आप। यानी ये क्या है, नियंत्रण है, इन पर नियंत्रण रखा गया। अर्थात ये निरंकुशता को बढ़ावा नहीं देते हैं। एग्जाम्पल आपको बताइए डीजे का, आप डीजे बजाएंगे तो नींद औरों की भी खराब होगी। माना आपका अधिकार एक्सप्रेस करने का अपने विचारों को, तो टाइम का ध्यान रखें। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप डीजे नहीं बजा सकते। ठीक है, तो वो क्या है कि आपको जो मूल अधिकार मिला गया है वो 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करेगा, लेकिन रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक काम नहीं करेगा। यानी इनको सीमित कर दिया गया है, और सीमित करने से भी इनका महत्व बढ़ा है, बल्कि जिससे इनका महत्व क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे इनका महत्व बढ़ गया है। ठीक है, और महत्व बढ़ा है तो जनता में एडमिसेबल है, यानी स्वीकार्य है। अगर एक व्यक्ति अगर आपके अधिकारों का हनन करेगा तो आप भी दूसरे के अधिकारों का क्या कर देंगे, फिर हनन करने का प्रयास करेंगे, तो वापस विवाद खड़े होंगे। और उन विवादों को कम करने के लिए तो मूल अधिकारों का निर्माण किया गया था। अगर ये विवाद यहाँ नहीं रुकेंगे तो वह मूल अधिकारों की उपस्थिति पर या स्थिति पर भी क्या करेंगे, प्रभाव डालेंगे, और फिर आने वाले टाइम में हो सकता है कि मूल अधिकारों की आवश्यकता ही नहीं रहे। इसलिए इसको क्या कर दिया गया, इनको सीमित रखा गया। सीमित रखने का उद्देश्य क्या रखा गया कि इनको सभी तरह से काम करने दिया जाएगा, लेकिन नियंत्रण के साथ। नियंत्रण भी रहेगा इन पे। सीमित कहने का मतलब संख्या में तो सीमित है ही, लेकिन हम यहाँ पर इसकी संख्या में सीमितता की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उनके प्रभाव के बारे में। यानी उनका जो प्रभाव है वो नियंत्रित है। आप एक सीमा तक इनका प्रयोग करेंगे। अगर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखने के लिए, व्यक्ति के अधिकारों या सम्मान को बनाए रखने के लिए इनको कम करना पड़ेगा या इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक होगा तो वह किया जाएगा, निरंकुशता को रोका जाएगा। भाग 3 अनुच्छेद 13 से 35 तक, जिसमें 31 गायब है। ठीक है, ये भी बात करेंगे कब हुआ था। आगे चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये व्यवहारिकता पर आधारित है। किस पर आधारित है,
व्यवहारिकता पर आधारित है। तो मूल अधिकार कोरा दर्शन नहीं है, सिर्फ दर्शन मात्र नहीं है, ये पूरी तरह से व्यवहारिकता पर आधारित है, प्रैक्टिकल है। क्योंकि आपको तो पता ही है, आप अगर अधिकार मांगने जाएंगे तो क्या किसी अधिकार को छोड़ेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, आपको तो सब कुछ चाहिए। आधारित है, इसका मीन हुआ कि आपको वही दिए जा रहे हैं जो अति आवश्यक है। जो कि आपके विकास के लिए आवश्यक हैं। घर दिया जाएगा रहने के लिए, मान लो महल की बात नहीं कर रहे हम, खाना दिया जाएगा तो जंक फूड की बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षा दे रहे हैं, समानता दे रहे हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं, लेकिन इतनी नहीं कि दूसरे पर इफेक्ट पड़ जाए। और प्रैक्टिकल होना यहाँ भी है, यानी उसी मात्रा में, उतनी ही मात्रा में दिए जाएंगे जिससे कि आप दूसरों के लिए क्या नहीं करें, बाधाएं उत्पन्न नहीं करें। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल का एक उदाहरण देखिए। अब जो पिछड़े हैं, अगर पिछड़ों को, अगर आप हाथी और चींटी में रेस लगवाएंगे तो सामान्यतः कौन जीतेगी या जीतेगा? एक तरफ चीता और एक तरफ कछुए की रेस लगवाएंगे तो कौन जीतेगा? प्रैक्टिकल है क्या वो रेस? बिल्कुल भी नहीं है। रिजल्ट हमको पहले से पता है। हाँ, अगर ये अलग बात है कि चीता रूस जाए कि मेरी रेस कछुए के साथ लगा रहे हैं, तो वो बात अलग हो जाएगी, ठीक है ना। यानी वहाँ पर वो रूस जाए, सीधा रूस, तो दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है? प्रैक्टिकल क्या है? अब यानी मूल अधिकारों में ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि इक्वलिटी आए, और वो वास्तव में है। तो जो पहले से पिछड़े हैं उनको इस, ये जो हमारी सांस्कृतिक या राजनीतिक या सामाजिक जो धारा बह रही है, उस धारा में बराबर लेवल पर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। यानी उनकी इक्वलिटी को लाने के लिए जो पिछड़े हैं उनको सहायता दी जाएगी, जो गरीब है उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े उन्हें सामाजिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें राजनीतिक आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा, वृद्धों को, बालकों को, सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार परिस्थितियां उपलब्ध करवाई जाएंगे। पिछड़े, महिलाओं, बालक बालिकाओं, को सामाजिक धारा में शामिल करने के लिए जो चीज़ चाहिएगी, इसलिए प्रैक्टिकल कहलाएगा। इसके प्रैक्टिकल होने का कारण क्या है कि आंखें मूंद कर सबको एक जैसी हाँकने का काम नहीं करा इन्होंने। जो पहले से सर्वोच्च पद पर हैं उन तक पहुंचने के लिए जो पीढ़ियों से पिछड़े थे उनको लेवल पर लाया जाएगा, फिर कंपटीशन करवाया जाएगा, फिर कंपटीशन का निर्धारण किया जाएगा, या कंपटीशन की शर्तों को इस तरह से किया जाएगा कि वो जो पीछे हैं वे भी आसानी से फाइट कर पाएँ और जो पहले से आगे हैं उनको भी महसूस हो कि हाँ हमने भी कुछ गेन किया है। आगे चले। ये जो विशेषताएं हैं,
किसको बनाया गया है? संविधान को। ठीक है, संविधान को क्या कर दिया गया है? रक्षक बनाया गया। यानी ये भी विशेषता है कि हम अपने मूल अधिकारों का हनन होने पर कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, यानी मूल अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए कानूनी बाध्यता या कानूनी सपोर्ट या बाध्यता भी हमारे मूल अधिकारों की विशेषता है। मूल अधिकारों की अन्य विशेषता है। ठीक है, यानी जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं उनको कम नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 13 जब आप पढ़ेंगे, अभी जब हम कंटिन्यूसली चलेंगे, उसमें बताया गया है कि राज्य किसी भी तरह से मूल अधिकारों में अतिक्रमण नहीं कर सकता। राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया गया है। यानी स्टेट गवर्नमेंट या हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई अन्य संस्था हो, वह आपके मूल अधिकारों को कम या ज़्यादा या उनमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो ये कुछ मूल विशेषताएं हैं जिनको ध्यान में रखना है, और हमने चर्चा और कर रखी है हालांकि पहले भी। अमेरिका में तो क्या है कि बहुत सारे मूल अधिकार हैं। हमारे यहाँ तो आपको देख रहे हैं फिक्स क्राइटेरिया कर दिया गया है। 13 से 35 के बीच में जितने भी मूल अधिकार हैं, मुख्यतः 6 मूल अधिकार हमको प्रदान किए गए। उन 6 मूल अधिकारों के अलावा कोई भी मूल अधिकार हमको उपलब्ध नहीं है, यानी हम उनके अलावा किसी और की मांग नहीं कर सकते हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा कहा गया है कि जो निश्चित कर दिया गया है, इसका मतलब वो नहीं है कि मूल अधिकारों का क्षेत्र सीमित हो गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं, इसके अलावा जो भी चीज़ और भी ऐसी परिस्थितियां या ऐसे अधिकार जो मानव के विकास के लिए आवश्यक हैं, वे भी मूल अधिकारों की श्रेणी में गिने जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि अब जब इन मूल विशेषताओं के अलावा, तो आप ये भी ध्यान रखें किस किस को आपको ध्यान रखना है, व्यवहारिकता पर आधारित है, प्रैक्टिकल हैं सारे, और वो कैसे आए हैं? इस तरह से एक समान नहीं रखा गया इनको। इनकी जो विशेष परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से इन्हें ये अधिकार उपलब्ध करवाए जाएंगे। मूल अधिकारों का रक्षक किसको बनाया गया? संविधान को। और संविधान के किसके माध्यम से काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या हाई कोर्ट के माध्यम से। ये मैंने कहा कौन सी बाध्यता इन पर? कानूनी सहायता या बाध्यता भी। तो ये कौन देगा आपको? ये देंगे। यानी आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? वाद योग्य, जो हमने विशेषता पढ़ी थी, इसका मतलब ये वाद योग्य हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, हाई कोर्ट में इनके लिए जाया जा सकता है। सरकार के अगेंस्ट आप जा सकते हैं कोर्ट में अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, एक दो बात और है, देखें, जैसे भारत में असीमित नहीं है, भारतीय मूल अधिकार सीमित है संख्या के आधार पर। वहां इनके स्वरूप की बात की थी। ठीक है, सीमित स्वरूप है यानी अनियंत्रित नहीं है। यहां पर सीमित क्या है? संख्या के आधार पर, अनलिमिटेड नहीं है। यहां पर 6 मूल अधिकार है, इसका मतलब कितने हैं मूल अधिकार? 6।
वो आगे भी बात करेंगे हम, इसलिए यहाँ नहीं बता रहा था मैं। और अमेरिका में ऐसा है नहीं, ब्रिटेन में भी ऐसा है नहीं कुछ। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हमारा मुख्य काम शुरू होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिवाइडेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो यही की थी हमने, तो आपको जो जो चीज़ें जाननी आवश्यक हैं हम उनके बारे में पहले क्या करने वाले हैं, चर्चा कर रहे हैं।